हेलो एवरीवन, द आइसबर्ग एनालिसिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जी टू का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन शामिल है और इसका वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, रिसेंटली अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बुसान में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने इस टर्म का यूज किया जी टू मतलब ग्रुप ऑफ टू, मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे जो वर्ल्ड पावर में जो दो सुप्रीम पावरफुल कंट्रीज है उसको जी टू कहा जाता है, ग्रुप ऑफ टू। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने मेंशन किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना ये दोनों वर्ल्ड पावर है और ये एक जी टू का रूप है। ये आने वाले टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर की दशा और दिशा तय करेगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ग्रुप ऑफ टू अभी वर्तमान में चीन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कहा गया। इससे पहले जैसे 1950 और 60 के दशक में यह पावर थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन, जो वर्तमान में रूस है मुख्य रूप से। तो ग्रुप ऑफ टू का क्या मतलब है? तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का आशय है कि जब से वह जनवरी 2025 से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई है कि ताकत और आपके इकोनॉमिक के पैसे के बल पे दुनिया के देशों को धमकाना और अपने नियम कायदे तय करना। मतलब जो वर्ल्ड के रूल है, जो विभिन्न संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशंस है या जो एक नियम आधारित संस्थाएं हैं, उनको दरकिनार करके अपनी जो ताकत और पैसे के बल पे अपने नियम और कायदे तय करना, तो वो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप स्थापित करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक चीज अपने को ये ध्यान रखना है कि रशिया और चाइना के संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना के बीच में लगातार जो है राइवलरी चल रही है, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे हो। तो यहाँ पे एक तरह से ये एक दूसरे के राइवल कंट्रीज है। लेकिन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का यह स्ट्रेटजी है कि अगर चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलकर दुनिया की जो दशा और दिशा तय करे, तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट है कि वो अपने अपने हित साध सकेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस मीटिंग में चाइना ने इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं किया। इस बारे में चाइना ने कोई भी ऑफिशियल तरीके से कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसका एक इंपॉर्टेंट कारण है कि चाइना अभी तक जो है ये एक वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल साउथ का एक बड़ा लीडर बताता है कि जो विकासशील देश है या जो गरीब देश है, कमजोर देश है, उनका एक लीडर बताता है। जबकि अगर वह जी टू ग्रुप में शामिल होता है या जी टू ग्रुप का वह रिस्पॉन्ड करता है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ सहमति जताता है, तो उसे जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है या जो विकासशील या कमजोर देश है, उनका उसे समर्थन नहीं मिलेगा। और चाइना इसके अलावा जी टू के रूप में जो है ये अभी वर्तमान में इस तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अमेरिका एक तो फाइनेंशियल और मिलिट्री पावर के रूप में सुपर पावर है, जबकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक पावर के रूप में दुनिया में अपना स्थान बनाए हुए है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सोवियत यूनियन के विघटन के बाद 1991 के बाद से रूस लगातार इस स्थिति में अपना स्थान नहीं बना सका, क्योंकि यहाँ पे उसके सामने जो है नाटो के साथ साथ अभी जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, तो उसमें वो फंसा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि भाई जो जी टू में सोवियत यूनियन या रशिया के स्थान पर चाइना रहे, ताकि वे अपनी सौदेबाजी आसानी से कर सके, क्योंकि चाइना के भी वर्ल्ड ऑर्डर पे अपने इंटरेस्ट है और रशिया के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के भी अपने इंटरेस्ट है। तो ये अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दुनिया में एक नियम आधारित व्यवस्था को हटाकर अपनी जो है पावर के अकॉर्डिंग, अपनी पैसे के अकॉर्डिंग अपनी जो नियम आधारित व्यवस्था बनाए, अपने अकॉर्डिंग नियम आधारित व्यवस्था बनाए। तो ये इनका मेन एम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। यहाँ पे चाइना ने अभी इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया है। देखिए, अगर चाइना इसमें शामिल होता है तो उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ये है कि वह अनऑफिशियल रूप से अभी तक वैश्विक महाशक्ति है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से भी वह वैश्विक महाशक्ति बन जाएगा। और यहाँ अमेरिका से गठजोड़ के उसके फायदे भी है, नुकसान भी है, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से ही चाइना के डेवलपमेंट ग्रोथ को लेकर हमेशा अनकंफर्टेबल रहा है। तो चाइना के लिए एक तरह के ये खतरा रहेगा कि अगर वह वैश्विक महाशक्ति के रूप में जी टू के आधार पर अपने नियम और व्यवस्था तय करता है, नियम आधारित व्यवस्था अपनी अकॉर्डिंग तय करता है, तो ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए उसके जो है आपके डेवलपिंग कंट्रीज और आपके जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है उससे छिटकने का डर रहेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि चाइना इस चीज को बहुत ही सावधानी पूर्वक लेकर आगे बढ़ रहा है कि इसमें क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। चाइना अभी रिसेंट ईयर्स में
सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला और आपके सबसे ज्यादा तेजी से उभरने वाला एक देश रहा है मैन्युफैक्चरिंग के रूप में, या फाइनेंशियली या जियोपॉलिटिकली भी उसने विश्व के विभिन्न महाद्वीपों और विभिन्न देशों में अपनी पकड़ मजबूत की है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रशिया इस मामले में अभी काफी ताकतवर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझ के ग्रुप ऑफ 2 का बोला, मतलब रशिया को उन्होंने दरकिनार करने का एक तरह से स्ट्रेटेजी रखी, ताकि रशिया और चाइना के बीच में जो गठजोड़ है या जो कोलेबोरेशन है, जो सहयोग है, उसके लिए भी रशिया और चाइना एक दूसरे के राइवल बन जाए। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से अपनी पूरी तरह से प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी के तहत सबको अलग थलग करके अपनी अकॉर्डिंग, अपने पावर के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करना चाह रहे हैं। अब अपन बात करें कि G2 के साथ अगर आपके चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गठजोड़ रहे, ये G2 ग्रुप ऑफ 2 में रहते हैं, तो यहाँ पे इंडिया के लिए क्या चैलेंज है, क्या फायदे के सौदा हो सकता है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो देखिए, चाइना और यूएसए दोनों के साथ इंडिया के ट्रेड आधारित रिलेशंस है। अपने सरप्लस, यहाँ पे अगर अपन बात करें यूएसए की, तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक सरप्लस ट्रेड व्यापार है, जबकि चाइना के साथ व्यापारिक घाटा ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे अपन बात करें तो अमेरिका के साथ मिलिट्री समझौते भी कई हुए हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स का भी आदान प्रदान करता है, जबकि चाइना के साथ ऐसा नहीं है। भारत के लिए ये चीज है कि अगर चाइना G2 में शामिल रहता है, G2 का पार्ट है, तो भारत के लिए एक तरह से ये अवसर है कि वह ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग कंट्रीज का एक लीडर बने, क्योंकि भारत की हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है कि दुनिया यूनिपोलर या बाईपोलर नहीं रहे, एक ध्रुवीय या द्विध्रुवीय एक दुनिया नहीं रहे, उसे मल्टी ऑर्डर, मल्टीपोलर की एक व्यवस्था बनना चाहिए, जिसमें ब्रिक्स भी शामिल हो, SCO भी शामिल हो, G7 भी शामिल हो, क्वाड भी शामिल हो। तो इसी तरह से भारत सभी व्यवस्थाओं का एक हिस्सा रहा है। भारत किसी भी एक तरह के गुट में या गठबंधन में नहीं रहा है। तो भारत के लिए कि यहाँ पे ये अवसर है कि वह अपने आप को ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज का लीडर बनाए, उनकी आवाज उठाए, जब जो कि चाइना अगर G2 में शामिल होने के बाद वह उठा नहीं पाएगा, तो उसका भारत एक तरह से लाभ उठा सकता है। हालांकि भारत के लिए यहाँ पे चैलेंजेस भी है कि अगर यूएसए और चाइना अगर अपने आधारित, अपने अकॉर्डिंग अगर वर्ल्ड ऑर्डर पे अगर फैसले लेते हैं, तो भारत के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन भारत को इन सब प्रावधानों से सावधान रहते हुए भारत को अपने अकॉर्डिंग, अपनी जो सॉवरेनिटी है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट से उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना रहेगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि चाइना और यूएसए कभी भी ट्रस्टेड अलाई नहीं रहे, तो उनमें हमेशा ही एक अविश्वास का भाव रहा है, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत अपने अकॉर्डिंग फैसले लेता है, अपने अकॉर्डिंग व्यवस्था उसने सुनिश्चित की है, चाहे वो यूरोप के साथ एग्रीमेंट हो, चाहे वो रशिया के साथ रिलेशन हो, चाहे वो ईरान के साथ रिलेशन हो, चाहे आपके एशिया पैसिफिक में अपना रोल हो, आसियान कंट्रीज के साथ रिलेशन हो। तो भारत का एक सभी के साथ रिलेशन एक बहुत पॉजिटिव तरीके से रहा है। तो भारत को इनसिक्योर होने की बजाय यहाँ पे अगर G2 अगर स्ट्रेटेजी रहती है अमेरिका चाइना की, तो भारत इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी मान के इसे वर्ल्ड ऑर्डर पे मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने में एक अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट की बात यह है कि अगर चाइना यूएसए के साथ एग्री होता है, तो यहाँ पे भारत को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा रशिया से, और इसके अलावा जो एंटी वेस्टर्न कंट्रीज है, उनका भी पूरी तरह से भारत को सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है भारत भी एक तरह से बड़ी इकोनॉमिक पावर्स में वर्ल्ड में अपना स्थान रखता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि G2 एक अभी तक अनऑफिशियल डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई अवधारणा है, लेकिन अभी तक इसे चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया है। इसके अलावा इसमें अभी जो है प्रॉपर तरीके से रूल रेगुलेशन क्या रहेंगे, क्या किस तरह से निर्धारण होगा, यहाँ पे एक तरह का प्रपोजल है भारत के लिए। इसमें चैलेंज भी है और सबसे ज्यादा चैलेंज से ज्यादा एक अपॉर्चुनिटीज भी है। तो यहाँ पे भारत अपनी अपॉर्चुनिटीज का किस तरह से लाभ उठा पाता है और अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के रूप में किस तरह से स्थापित करता है, ये एक फ्यूचर की बात है। तो अपन नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया, लाइक शेयर जरूर करें। आपके कोई सजेशन है कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।